नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेमस पॉपुलर काउंसलर शो प्रोग्राम में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मुझे कुछ दो लाइनें याद आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। सफलता जब तक न मिले तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ न भागो तुम। और इन्हीं सब भावनाओं को, विशेषताओं को संजोए हुए है हमारा कार्यक्रम, जिसका नाम है द काउंसलर शो। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सबको वो बातें बताना चाहते हैं, वो चीज़ें देना चाहते हैं जब आप ज़िंदगी में हैरान, परेशान, अकेलापन महसूस करते हैं और आपको लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। तब अगर आप इस एपिसोड में देखी हुई बातें आप याद करेंगे तो आपको हिम्मत मिलेगी, आपको जीने की नई राह मिलेगी, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं। तो युवा बच्चे स्टूडियो में आते हैं और उनके सवालों का बहुत ही बखूबी से जवाब देते हैं द काउंसलर शो में एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय बयानी, जो एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो यूथ के बीच में बहुत ही पॉपुलर हैं। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम का अगला भाग, द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम सिमरन है। मैं बीबीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। सर, मैं आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने शो द काउंसलर शो में आने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिमरन, मैं भी आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ, क्योंकि आप हो तभी तो ये शो है। तो क्या आप रेडी हैं? यस सर। तो चलिए सिमरन, फिर आपका समय चालू होता है अब। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आजकल लड़कियों में जेलसी फैक्टर बहुत है। ये जेलसी फैक्टर सिर्फ कपड़ों को देखकर या उनके हेयर स्टाइल को देखकर ही जज नहीं किया जाता। ये जेलसी फैक्टर सक्सेस को लेके भी होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ करेंगे तो कोई हमसे जलता है, पीठ पीछे जब हमारी बातें होती हैं और वही बातें हमें सुनने को मिलती हैं तो सर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। तो सर, ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को अपने फोकस्ड कैसे रहें? बहुत अच्छा सवाल है सिमरन। देखो सिमरन, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जी अभी भी सर। ये कर रहे हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम लेना। आप अपने सब्जेक्ट के कारण बाहर जाएंगे, बाहर लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, लोगों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जब आप दूसरों को मैनेज करने जाएं तो खुद को मैनेज करना सीखें। जी सर। तो खुद को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा टिप्स जो आपको जेलस की फीलिंग से बिल्कुल बाहर निकाल देगा, वो ये है कि कभी जब भी बाहर जाओ, जब भी दूसरे लोगों को देखो, तो उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं करें, जी उन्हें सर। ब्लेस करें। किसी की शानदार ड्रेस देखे तो बोले वाह क्या शानदार है, अरे भाई कहाँ से बनवाया, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे पे। तो इससे क्या होगा सिमरन, कि आपका जो फीलिंग लेवल है, जो आप में पॉजिटिविटी है, उसका लेवल बढ़ेगा। लेकिन जी अगर सर। आप उस शानदार ड्रेस को बोले उफ, तो इसका मतलब फिर आपकी एनर्जी गई, आप नेगेटिव बने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बुनियादी बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी किसी से कंपटीशन ना करें। जी सर। और अगर आपको एग्ज़ाम में भी अगर अपने कंपटीशन करना है तो अपने ही एग्ज़ाम से, अपने आप से ही कंपटीशन रखें, तो आप एक बेहतरीन लाइफ की तरफ जाएंगे। और दूसरों की हर अच्छे काम की तारीफ़ करने की आदत बनाएं। ये आपके अंदर जो आपका सोल है, जो आपका माइंड है, जो आपका हार्ट है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उसको ये बहुत अच्छा बनाएगा। जी सर। तो ये तो आप ही को तय करना पड़ेगा कि आपको कंपटीशन दूसरों से करना है कि अपने से करना अपने है, आप क्योंकि आप दोनों करके देखिए। पर दूसरों से करने का मतलब है जेलस, से। जी क्योंकि सर। सब चीज़ें आप में नहीं। आपसे बेहतर लोग भी हो सकते हैं, आपसे बेहतरीन परवरिश भी किसी की हो सकती है। कोई आप ही ऐसा नहीं है कि सब हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो जेलस है उसका कोई मुझसे बोले कि एक शब्द में कारण बताइए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो कंपटीशन बढ़ा है वो हमारी जेलस का मेन कारण है। जी और सर। इसमें हमारे पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वो भी बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, फर्स्ट आना है ना, इस कंपटीशन में फ़र्स्ट आना, जी क्लास सर। में फ़र्स्ट आना। तो हम भी शायद ऐसा समझने लगते हैं, शायद फर्स्ट आना ही लाइफ है। पर जो जैसा है, देखिए ना, ये लाल फूल है, इसको लाल ही रहने दो। अगर पीले फूल को देखकर उसे कंपटीशन करने लगेगा तो इसका इतना खूबसूरत रंग भी ख़राब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे भी हो पहले अपने आप को कबूल करें, अपने आप को अच्छा समझें,
अपना रेस्पेक्ट करें और अपने आप से ही कंपटीशन करें। तो अगर ऐसे कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि हर लड़की जेलस से फ्री रह सकती है, हर लड़का जेलस से फ्री रह सकता है। क्या सिमरन, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी सर, बिल्कुल। हम्म। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे लोग तो पीछे बातें करते ही हैं, जैसे अभी आपने बताया कि हमें खुद से ही पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो सर इस वक्त पर हम अपने आप को फोकस्ड कैसे रहें, कैसे रखें? जैसे उत्साह और धैर्य की बात आपने की थी सर, उत्साहिक और धैर्य हम कैसे रखें, अपने आप को सेल्फ फोकस्ड कैसे रखें कि ये हमारा गोल है और हमें इसी चीज़ को अचीव करना है? तो अपने उत्साह की बात की है, जी सर। और उत्साह एक बहुत शानदार चीज़ है। मुझे लगता है कि हमारी सफलता में मुख्य आधार ही उत्साह का रहता है। कुछ लोग कभी कभी उत्साहित होते हैं, कभी निरुत्साहित हो जाते हैं। जी कुछ लोग हमेशा ही उत्साह से रहते हैं। आप उन दोनों की कैटेगरी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो हर समय उत्साहित रहते हैं। बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कभी उत्साहित होते हैं, कभी निरुत्साहित होते हैं। और बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो हमेशा मुँह लटका के ही रहते हैं, जो जी हमेशा सर। ऐसा लगता है कि कहाँ आती है कि बैठक में आते हैं कि ये हमेशा ही। तो लोग भी तीन तरह के हैं, पर मैं बता दूं, उत्साह तब बढ़ता है जब हम देना चाहते हैं, जब हम अपने लिए नहीं जी रहे होते, हम निस्वार्थ। मैं अपनी माँ के लिए जीता, मैं अपने पापा की इच्छा के लिए जीता। और लड़कियाँ बहुत खूबसूरत जब मेरे पास आती है तो एक खूबसूरत वाक्य लिख कर लाती है अपने बर्थडे रिजोल्यूशन पे। तो लिखती है कि मुझे अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। बस ये उत्साह बढ़ाने के लिए काफ़ी है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम उत्साहित रहते हैं, लेकिन जब हमारे लिए जीते हैं तो हम निरुत्साहित रहते हैं। कारण बिल्कुल साफ है। जब आप अपने लिए जीने लगते हैं तो कोई चीज़ नहीं मिलती तो आपका मोरल लेवल डाउन हो जाता है। आपको चिंता होने लग जाती है, आपको फिक्र होने लग जाती है। क्या सिमरन, मैं इस बात सही कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल। पर अगर हमने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ही बदल दिया है, देखिए जी ना, पेड़ पेड़ हरा रहता है क्योंकि पेड़ दूसरों के लिए जीता है। नदी बहती रहती है क्योंकि वो दूसरों के लिए जी रही जी है, सर। क्योंकि वो समुद्र के लिए जी रही है। कुआं सूख जाता है, वो थोड़ा छोटा सोचता है। अगर आपको उत्साह के साथ रहना है तो आपको अपनी सोच का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। आपको दूसरों की परवाह करनी पड़ेगी, अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपनी सोसाइटी की, अपने देश की। तो मुझे जी लगता सर। है ऐसे लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। मैं जापान जाता हूँ और जापान में मैंने देखा लोग इतने उत्साहित हैं। वहाँ पे शॉपिंग मॉल में इतना शानदार तरीके से वेलकम करते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हीं की शॉप हो। इतने उत्साह के साथ रहते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ देता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितने दुखी हैं। उससे पैसे की वजह से खुश होते हैं, पर उसका कारण यही है, जापान में लोग जो है अपने कंट्री के लिए जीते हैं, वो अपने परिवार के लिए जीते हैं, वो अपने कल्चर के लिए जीते हैं। जी सर। और हमें भी सीखना चाहिए। जी सर। सीखना ऐसा नहीं कि हम इतने घमंडी हो जाए कि हम अपने आप को इस धर्मगुरु मान लें और किसी से ना सीखें। मुझे लगता है हमें जापान से भी सीखना चाहिए। हमें उत्साह के साथ रहना चाहिए। हमें हर रोज़ ये प्रयास करनी चाहिए कि हम ये देखें कि आज मैंने अपनी सोसाइटी को क्या दिया, आज से सुबह से शाम का समय बीता और मैंने कितने लोगों की मदद की। अगर जी ये सर। आपका फ़लसफ़ा हो जाए जीने का तो सिमरन, मुझे लगता है कि आप अधिक उत्साह के साथ रह सकेंगे। जी क्या सर, मैं सही कह बिल्कुल। रहा हूँ? बिल्कुल पर सही आप मुझसे सर। सहमत हैं या नहीं जी हैं? हाँ, मैं सर आपसे सहमत हूँ। सर जैसे आपने अभी बात की कि हम अपने परिवार के लिए जीते हैं। सर परिवार हमसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि नहीं तुम इतने नहीं, तुम इतने स्कोर कर पाओगे। बट सर जब वो चीज़ नहीं होती तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और सर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो। उससे हटकर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो अपना करियर बनाना चाहता है, बट पेरेंट्स की वजह से या फाइनेंशियल सपोर्ट, पेरेंट सपोर्ट ना मिले तो उस वजह से भी बच्चा थोड़ा पीछे रह जाता है। तो सर उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? जब पेरेंट्स ही बच्चों को कहे और जी सर। एक्सपेक्ट टारगेट दे दे और वो भी पूरा ना हो, तो आपको, मुझे लगता है कि वैसे तो ये बुनियादी रूप से पेरेंट्स की मिस्टेक है, पर एक बच्चे के लिए और आपकी कैपेसिटी में आप क्या कर सकते हैं। जी सर। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉमिस करना चाहिए। आपको उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए फिर प्रॉमिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पिता से या माँ से मोहब्बत करते हैं तो आप उन्हें देना चाहते हैं। मुझे लगता है एक बच्चे की हैसियत से अगर मैं इसको जवाब देना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, फिर आपको संकल्प करना चाहिए। जी आपका सर। संकल्प ना रहे तो उसका पीछे एक ही कारण हो सकता है कि आप अपनी माँ और पिता से बेहद मोहब्बत ना करते हो। उनकी छोटी सी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आप फिर निरुत्साहित हो जाते हो। जी सर। मुझे तो लगता है निरुत्साहित होना ही इस बात का सबूत है कि आप
आप हार गए, आप कमज़ोर पड़ गए, आप उन्हें नहीं देना चाहते। अगर हमें किसी चीज़ की बेताबी होती है, बेचैनी होती है, तो फिर हम और जोर लगाते हैं। जी सर। तो ऐसी परिस्थिति में जब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरा ना हो और वो खुश ना हो, तो एक युवा मन का, एक जवान मस्तिष्क का, एक जवान समझ का नज़रिया ये होना चाहिए कि मैं इस बार अपने पिता को वो चीज़ वापस लौटाऊंगा, और जी। उसे और उत्साह के साथ काम करना चाहिए। जी क्या सही सर, कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर आप। कभी निरुत्साहित ना हो। जी हम सर। बहुत कमाल के हैं। हम सब लोग सिर्फ 2% होश के साथ इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, और हम बोल रहे हैं होई सोई राम रचि राखा। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपने, हम अगर एक पत्थर बेहोशी में कहीं ऊपर उछाल दे और फिर सोचे वो सिर पे तो नहीं आएगा, तो कुछ ऐसी बात हो गई। हमें अपनी लाइफ अवेयरनेस के साथ जीनी चाहिए। जी अगर सर। आप 2% होश से ही काम कर रहे हैं तो भाग्य आपके हाथ में कैसे रह सकता है? आप अपनी अवेयरनेस और का लेवल बढ़ाइए, जी सर। और उससे आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। भाग्य के बारे में बात करने का अधिकार सिर्फ उसी को होता है जी सर। जो जो होश में काम कर सकता है। मुझे लगता है भाग्य के बारे में सवाल पूछने से पहले होश में रहना ज़्यादा आवश्यक है। जी सर। क्यों सही कह रहा हूँ? जी क्या बिल्कुल सही। आपको मैं पूरा जवाब दे पाया? जी बिल्कुल सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा। आज आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, और आपने जो सवाल पूछे मुझे लगा वो बहुत ही बेहतरीन है, धन्यवाद। और शायद हम सब के लिए उपयोगी भी होंगे, और सभी लिसनर को के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया सर। सिमरन। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग। सर। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी मेरी इस बात से 100% सहमत होंगे, क्योंकि कोशिश करते हैं तभी तो हमें सफलता मिलती है। और हमारे कार्यक्रम द काउंसलर शो का यही उद्देश्य है कि आपको किस तरीके से हम मोटिवेट करें, आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। तो आपने देखा किस तरह से बच्चों ने सवाल किए और उनके बखूबी से जवाब दिए प्रोफेसर संजय बयानी जी ने। तो ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहेगा, और आपसे मिलेंगे हम छोटे से एक अंतराल के बाद। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। द काउंसलर, द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपने देखा किस तरीके से इन बच्चों ने, युवाओं ने अपने प्रश्न लेकर आए और उनके जवाब दिए डॉक्टर संजय बयानी जी ने बहुत ही सरलता से और सहजता से। वो हमेशा इस तरह से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे बड़ी आसानी से उस बात को समझ पाते हैं और अपने जीवन में ढाल भी सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों को स्टूडियो में, और उनका जवाब देंगे प्रोफेसर संजय बयानी जी। तो देखते हैं क्या नए सवाल हैं उनके पास अब। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम मिलन राठी है। सर सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया और अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। वाह, शाबाश, बहुत अच्छा मिलन। मेरे को एक तो आपका नाम बहुत अच्छा लगा, और आप धन्यवाद। में जो कृतज्ञता है मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इतने कृतज्ञ अगर हम होते हैं तो वास्तव में बहुत बेमिसाल हो जाते हैं। तो मिलन, आज आप सवाल पूछने को तैयार हैं? यस सर। सच में आप तैयार हैं? यस सर। तो चलिए फिर आपका समय चालू होता है अब। सर मेरा पहला सवाल है कि सर जैसे कि मैंने आपकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं सर, उसमें मैंने ये भी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने बहुत एलएलएम कर, अभी आप जो रिसेंटली किया है, आपने पीएचडी की है, जो पहले के टाइम में की है, जहाँ ना मोबाइल होते थे, ना गूगल का सहारा ले। आज के बच्चे क्लास 8th में ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं होता था सर। इतने, मतलब हम इतने श्रिंक हैं, आप उस टाइम इतने श्रिंक थे, गूगल से इतना कनेक्ट नहीं थे सर, फिर भी आपने इतना अचीवमेंट अचीव कर लिया सर। आज के और उसमें क्या डिफरेंस है, सिचुएशंस में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए ना, दोनों सिचुएशन मेरे को लगता है कि पिछले 20 सालों में जितना चेंजेस हम लोगों ने देखा है, इतना चेंजेस शायद हमने पिछले 500 सालों में भी नहीं देखा होगा। इतना परिवर्तन सिर्फ 20 सालों में आया है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ध्यान है, जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा दे रहे थे, उस समय एक सब्जेक्ट था, उसका नाम था SADP, सिस्टम एनालिसिस एंड डाटा प्रोसेसिंग। बहुत ही कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज था। हमारे को पंच कार्ड पढ़ाए जाते थे कंप्यूटर्स पे,
जब हम हार्ड डिस्क, हमारे को सीडी के बारे में बताया जाता था, हमारे को पंच कार्ड के बारे में बताया जाता था, तो कंप्यूटर बहुत ही बेसिक लेवल पे था और लोग कंप्यूटर का यूज़ भी बहुत कम करते थे। तो मुझे लगता है कि हमेशा जो भी कंपटीशन होता है वो एक गिवन सर्कमस्टेंसेस में होता है। तो जैसी सिचुएशन होती है, जैसे कॉन्स्टेंट होते हैं, हम उसी कॉन्स्टेंट में काम करने लग जाते हैं। और सक्सेस तो पैरामीटर है। अगर सिलेक्शन 200 का होना है तो जो बेस्ट 200 होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो हमेशा इन्वायरमेंट बदलता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है और लोग उसी सिचुएशन में और गिवन कंडीशन में कंपटीशन करते हैं। देखिए ना, पहले वर्ल्ड कप होता था तो 200 रन बनाते थे और वो टीम वर्ल्ड कप जीत जाती थी, और अब 300 और 400 रन बनते हैं। तो हमेशा कंपटीशन जो है गिवन कंडीशन में होता है। पर मेरे को बुनियादी जो इसमें एक सॉल्यूशन दिखाई देता है वो ये देता है कि जीतता वही है जिसके पास तगड़ी विल पावर होती है, जिसके पास इच्छा शक्ति अच्छी होती है, वो हमेशा जीतता है। वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस दो, कोई भी परिस्थिति दो। और उसका पीछे बुनियादी कारण भी है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता है तो लोग ज़्यादा जोर लगाते हैं। वो उस क्षमताओं को जो पहले 2% यूज़ कर रहे थे अब वो 4 करने लग जाते हैं। और कंपटीशन बढ़ा, अब वो 4 की जगह 8% उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और कंपटीशन बढ़ा, ओलंपिक है आज, अब वो 8 की जगह उसको 10% इस्तेमाल करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस अपनी अवेयरनेस का और अपनी क्षमताओं का बेहतरीन इस्तेमाल करना होता है। और वो तभी संभव होता है जब आपके अंदर बेताबी हो और ज़बरदस्त किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, आपकी ज़बरदस्त विल पावर हो। क्यों मिलन, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, मैं आपसे सहमत हूँ। सर, हम अपनी विल पावर का पूरा यूज़ करें सर, उन पे हम फोकस्ड कैसे रहें? सर, पहले दिन होता है कि हाँ, हमने आज नया टाइम टेबल बनाया है, तो सर हम उसमें पूरे इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे विल पावर कमज़ोर होती रहती है। सर, तो मेरा सवाल है कि कैसे उसे मेंटेन करते रहें, हम उस स्थिति को मेंटेन कैसे करेंगे? ये तो अच्छा सवाल है, क्योंकि विल पावर एक बार बढ़ जाती है फिर विल पावर कम होने लग जाती है। देखिए, एक अव्वल दर्जे तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बेचैन ही नहीं होते अपने लक्ष्य के प्रति। लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ करना है, क्योंकि पेरेंट्स ने कह दिया है, क्योंकि सोसाइटी ऐसा कर रही है। क्योंकि देखो, जब समुद्र में लहरें चलती है ना, तो सारी मछलियाँ उस लहरों की दिशा में चलने लग जाती हैं। पर मुझे लगता है आज भी यूथ अपने फैसले बहुत शिद्दत के साथ नहीं ले रहा। तो जब भी हम अपने फैसले खुद तय करते हैं, मुझे लगता है कि आप अपने करियर को तय करिए कि आपको चाहिए क्या इस ज़िंदगी से। जब आपका बहुत बर्निंग डिज़ायर आप में हो जाती है, जब आप उसको लेने के लिए बहुत तैयार हो जाते हैं, तब आप फिर फोकस्ड हो जाते हैं। मुझे लगता है फोकस होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी काम करने से पहले पहले अपने जीवन के बारे में जो मोटो है, जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पहले बहुत अच्छे से डिफाइन करिए। और आप डिफाइन करिए आपको क्या चाहिए, तो फिर आप एकदम फोकस होने लगते हैं, फिर आप डीमोटिवेट भी नहीं होते हैं। पर अक्सर आप देखेंगे बचपन से हमारे फैसले हम नहीं लेते, हमारे फैसले हमारे पिताजी लेते हैं, हमारी माँ लेती है। वो तय करते हैं कि हाँ, आपको क्या बनना है क्या नहीं करना। और उसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा उत्साह भी नहीं होता, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद की भी कदर नहीं होती। तो मुझे लगता है कि एक असली पिता को बच्चों को मछलियाँ पकड़ के नहीं देनी चाहिए। वास्तव में एक असली पिता को अपने बच्चों को मछलियाँ पकड़ना सिखाना चाहिए। उन्हें अपने लक्ष्य को और अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने में उनकी मदद करनी चाहिए, उनको डिसाइड करके नहीं देना चाहिए। आज ही हमारी सोसाइटी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर आदमी दूसरे को बदलना चाह रहा है, जबकि हम एजुकेशन का बुनियादी मतलब ये है कि हम फैसिलिटेट करें लोगों को, उनकी पोटेंशियल, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम उन्हें आगे ले जाएं, उन्हें उत्साहित करें, उन्हें गाइड करें, बजाय ये कि हम अपनी इच्छाएं उन पर थोपें। तो मुझे लगता है कि शायद इसका बुनियादी कारण यही है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो फैसला आपका नहीं है। मैं हर पेरेंट्स से ये बात बोलना चाहूँगा कि आप अगर बच्चों का फैसला खुद ले रहे हैं तो फिर परिणाम भी आप खुद ही लीजिएगा, क्योंकि बच्चे तो फिर बाद में बोल ही देंगे कि साहब डिसीजन आपने लिया था, मैं तो ये नहीं चाहती थी। अगर ये सुनने को तैयार है तो फिर आप बच्चों पर थोपिएगा, और अगर आप ये सुनने को तैयार नहीं है तो बच्चों की पोटेंशियल और बच्चों की इच्छाओं की कदर करिएगा
और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा और उनकी प्रतिभाओं को समझने की कोशिश करिएगा। और आज के ज़माने में बहुत से काउंसलर भी है जो बहुत से करियर की इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रखते हैं। आप हो सकता है कोई दूसरा काम करते हो, आप उससे फोकस ना कर पाए हो, तो किसी एक्सपर्ट की मदद ली जाए ना, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा और बच्चों का करियर बहुत अच्छे से डिसाइड होगा। देखिए ना, कुछ बच्चे अकाउंटेंसी में अच्छे हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत ही क्रिएटिव है, कुछ बहुत ही लॉजिकल है, कुछ लोग प्लीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, वकालत करना जानते हैं, वो अपनी बातों को बहुत दमदार तरीके से रखते हैं। आप अपने घर में ही देखेंगे, है ना, आपके भाई जो है अपनी बात को ऐसे मनवाता है, ऐसे मनवाता है जिसके जो सोच भी नहीं सकते। तो सब लोगों में अलग अलग तरह के टैलेंट है और एक पेरेंट्स का असली जो ड्यूटी है वो यही है कि अपने बच्चों की प्रतिभाओं को का पता लगाए और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, है ना, बजाय ये परवाह करने के लिए कि पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं और वो खुद क्या नहीं कर पाए थे। इसे फोकस नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप लगातार 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 मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको फिर अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए जोर लगाना होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, मैं आपसे सहमत हूँ। सर, आज हम अपना लक्ष्य भी हम निर्धारित कर लिया, हमने अपना लक्ष्य, लेकिन सर जो मेन फैक्टर आता है कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। हम अब मुझे पता है कि मुझे कैट की कोचिंग करनी है, मुझे कोचिंग जाना है, या फिर मेरा जो गोल सेट है मुझे इस कॉलेज में जाना है। सर उसके लिए टाइम कैसे मैनेज करें हम? सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। कि टाइम को कैसे मैनेज करें। बहुत ज़्यादा टाइम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए बेटा। टाइम कभी पूरा बनेगा भी, पूरा कभी कम भी पड़ जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम के साथ चलने से काम होता है। आप उस टाइम को कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपके पास 2 घंटे हैं, आज भी मैं बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा हूँ, तो मेरे को एक कमी लगती है कि ये टाइम ओरिएंटेड हो रहे हैं। इन्होंने तय किया 3 घंटे ये पढ़ना, 3 घंटे ये पढ़ना, ये टाइम ओरिएंटेड हो रहा है, जबकि इनको आउटपुट ओरिएंटेड होना चाहिए कि आप आज एग्जाम में लिखे तो सही 3 घंटे, पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ लिख रहे थे क्या? या आप 3rd गियर में चला रहे थे गाड़ी, कि आप 2nd गियर में चला रहे थे, या 1st गियर में गाड़ी चला रहे थे? तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय को कैसे मैनेज किए, इससे फ़र्क पड़ता है कि उस समय को आप कैसे मैनेज किए, आप कितने अवेयरनेस के साथ चल रहे थे, कितनी समझ के साथ अपना समय गुजार रहे थे, है ना। तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो समय तो सबके पास उतना ही है। आज कंपटीशन में 1000 लोग बैठे हैं और 1000 लोगों के पास वही 24 घंटे हैं, तो उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो जो समय मिला है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पे ध्यान देना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती है बेटा, कि आपको कुछ देर 10-15 मिनट अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए। ये माइंड बहुत ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। अभी एक बिटिया आई थी, उसका नाम सिमरन था इसी शो में। तो मुझे लगता है कि मन को शांत करने का, मन को स्टेबल करने का, ताकि आपका वो अवेयरनेस का लेवल बढ़ जाए, आपको कुछ अपने मन को अच्छा सुनाना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, कुछ अच्छा थॉट्स, आंखों को कुछ अच्छा दिखाना चाहिए। क्योंकि आज आप जो भी सोचेंगे ना, आप जो भी काम करेंगे, वो इस वजह से करेंगे कि कल आपने कुछ सुना था, कल आपने कुछ देखा था, वो आज एक्शन में आए हैं। इसलिए मन को कुछ अच्छा सुनाना, थोड़ी देर मेडिटेशन करना और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, अगर ये 3 काम आप कर सके तो मुझे लगता है फिर टाइम मैनेजमेंट की तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एम आई राइट? यस सर। सिमरन, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? सर मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ, और सर मैं चाहती हूँ कि अब से मैं टाइम नहीं, गोल ओरिएंटेड बनूँ। सर जो अपने फोकस, जो मैंने गोल बनाए हैं उनके ऊपर फोकस रहकर अपना पूरा फुल पोटेंशियल लगाकर उन्हें शिद्दत से करूँ, कंप्लीट करूँ। टाइम ओरिएंटेड नहीं, गोल ओरिएंटेड बनूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप ऐसा कर सकोगे तो मुझे लगता है फिर आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा आप यहाँ पर आए, आपने अपने मन के सवाल रखे और मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और यही जज्बात अगर आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो आपको ये कार्यक्रम रेगुलरली देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो हौसला पैदा करते हैं, वो उत्साह पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। वो आपको रास्ता दिखाई देने लग जाता है।
आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। ईमेल आईडी पर आप ज़रूर लिखिएगा और मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। नमस्कार।